दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ये एक मॉरल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ में इसमें आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सेल्फिश क्रूज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेल्फिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वार्थी, और क्रो का मतलब होता है कौवा, और ये इसका प्लूरल नाउन है क्रोज। तो क्या अर्थ हुआ? द सेल्फिश क्रोज मतलब कि स्वार्थी कौवे। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि इसके अंदर आपको कहानी के अंत में बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा मिलेगी। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे भी नोट करें। और दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डार्क इवनिंग ब्लैक क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा आज की जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जो ज़्यादातर स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट में ही होती हैं। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, GATHER गैदर, और ये सेकंड फॉर्म है गैदर्ड। वन डार्क इवनिंग मतलब एक अंधेरी शाम को। ब्लैक क्लाउड्स, क्लाउड मतलब बादल, और ये प्लूरल है क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स मतलब कि काले बादल। गैदर्ड इन द स्काई वो आकाश में, आसमान में इकट्ठे हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक वन डार्क इवनिंग मतलब कि एक अंधेरी शाम। ब्लैक क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई मतलब जो काले बादल थे वो आसमान में इकट्ठा हो गए। आ मैना वांटेड टू फ्लाई टू हर नेस्ट एज सून एज पॉसिबल। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना, और सेकंड फॉर्म है वांटेड मतलब चाहती थी। और दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि जब आप कोई भी दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं एक वाक्य में, तो जो पहली वर्ब है उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है, और उसके बाद आपको टू लगाना है। जो टू है वो एक कंजक्शन का यहाँ पर काम करता है, तो आपको टू लगाना है, और टू के बाद आपको जो दूसरी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी होती है। तो इस तरह से आप दो वर्ब वाले सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ मैना, एक जो मैना थी, वांटेड टू फ्लाई टू हर नेस्ट वो अपने घोंसले पर उड़कर जाना चाहती थी एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी संभव हो सके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अ मैना वांटेड टू फ्लाई टू हर नेस्ट एज सुन एज पॉसिबल मतलब एक मैना अपने घर, अपने घोंसले पर जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी उड़कर वो वहाँ जाना चाहती थी। इट वॉज गेटिंग डार्क। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप इस स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए। ये जो हमारा वाक्य है पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, जहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, चल रहा था। तो आप देखेंगे इस तरह के जो वाक्य हैं उनके वाक्यों की टेल पर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। और दोस्तों डार्क का मतलब होता है अंधेरा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट वॉज गेटिंग डार्क मतलब कि अंधेरा हो रहा था। हर नेस्ट वॉज फार ऑफ। क्या मतलब हुआ? हर नेस्ट मतलब जो उसका घोंसला था, वॉज फार ऑफ वो काफ़ी दूर था। शी स्टॉप्ड ओवर ऑन आ नीम ट्री ऑन हर वे बैक। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। स्टॉप मतलब रुकना, ठहरना, और ये सेकंड फॉर्म है। शी स्टॉप्ड वह रुक गई,
ओवर ऑन अ नीम ट्री, एक नीम के पेड़ के ऊपर वो ठहर गई, रुक गई। ऑन हर वे बैक, जब वो वापस अपने घर जा रही थी और अपने वापस जाने के रास्ते पर वो एक नीम के पेड़ के ऊपर रुक गई। मैनी क्रोज वर ऑलरेडी पर्चिंग ऑन इट, क्या मतलब हुआ दोस्तों? पर्चिंग का मतलब होता है किसी जगह पर ठिकाना लगाकर बैठना, उसे पर्च कहा जाता है। मैनी क्रोज वर ऑलरेडी पर्चिंग ऑन इट मतलब कि कई सारे जो कौवे थे वो पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही वो वहाँ पर बैठे हुए थे, वो वहाँ पर ठिकाना लगाए हुए थे उसके ऊपर। व्हेन दे सॉ द मैना मैनी ऑफ दैम सूब्ड ओवर हर क्रोलिंग हार्शली गेट ऑफ आर ट्री, क्या अर्थ हुआ? व्हेन दे सॉ द मैना। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी का मतलब होता है देखना और ये सेकंड फॉर्म है सॉ। व्हेन दे सॉ द मैना मतलब जब उन्होंने मैना को देखा। मैनी ऑफ देम मतलब उनमें से कई। सूब्ड ओवर हर वो उसके ऊपर टूट पड़े। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। सूब का मतलब होता है किसी के ऊपर झपटना, किसी पे टूट पड़ना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब उन्होंने मैना को देखा, मैनी ऑफ देम सूब्ड ओवर हर मतलब जो उनमें से कई थे उनमें से कई वो उसके ऊपर टूट पड़े। ओवर हर क्रोइंग हार्शली मतलब कठोरता से चिल्लाते हुए, क्रो करते हुए, क्रोइंग का मतलब कि चिल्लाते हुए वो उसके ऊपर टूट पड़े। गेट ऑफ आर ट्री हमारे पेड़ से भाग जाओ। द स्केयर्ड मैना प्लीडेड। और दोस्तों प्लीड का मतलब होता है विनती करना, गुजारिश करना, और ये सेकंड फॉर्म है प्लीडेड। और स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ। द स्केयर्ड मैना प्लीडेड जो डरी हुई भयभीत ये जो मैना थी उसने विनती की। ब्रदर भाई, द ट्री बिलोंग्स टू ऑल। बिलोंग का मतलब है संबंधित होना, तो उसने क्या कहा कि भाई द ट्री बिलोंग्स टू ऑल जो पेड़ है वो सबका है। द वेदर इज़ बैड, वेदर का मतलब होता है मौसम। द वेदर इज़ बैड जो मौसम है वो ख़राब है। इट माइट रेन हैविली शायद बहुत ही तेज़ बारिश हो। शो पिटी, पिटी का मतलब दोस्तों दया होता है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है पिटी। शो मतलब दिखाना, शो पिटी मतलब कि दया दिखाओ। एंड लेट मी स्टे फॉर ए वाइल और मुझे थोड़ी देर ठहरने दो। और दोस्तों लेट का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में किसी क्रिया को होने देना या ना होने देने के बारे में बात करते हैं, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि शायद बहुत तेज़ बारिश होगी। शो पिटी एंड लेट मी स्टे फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी दया दिखाओ और मुझे यहाँ पर ठहरने दो। चलिए आगे देखिए। बट द क्रोज वुड नॉट लिसन। लिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनना, किसी बात को सुनना। बट द क्रोज वुड नॉट लिसन लेकिन जो कौवे थे वो उसने उसकी बात को नहीं सुना। बट द क्रोज वुड नॉट लिसन लेकिन कौवे नहीं सुनते। एट लास्ट मतलब कि आखिरकार अंततः द मैना फ्ल्यू टू अ नियर बाय ट्री। और दोस्तों ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। फ्लाई मतलब उड़ना और सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू मतलब कि आखिरी में। द मैना फ्ल्यू टू अ नियर बाय ट्री जो मैना थी वो उड़कर एक पास नज़दीकी पेड़ पर चली गई। वेयर जहाँ। शी फाउंड अ नाइस हॉलो जहाँ उसे एक बहुत ही अच्छा एक हॉलो का मतलब होता है खोखला या कोई छेद, जहाँ उसे एक बहुत ही अच्छा एक छेद मिला। अंडर अ ब्रोकन ब्रांच एक टूटी हुई शाखा के नीचे। और दोस्तों ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब प्राप्त होना, मिलना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आखिरी में जो मैना थी वो उड़कर एक नज़दीकी पेड़ पर चली गई जहाँ उसे एक अच्छा सा एक छेद दिखा एक टूटी हुई शाखा के नीचे। द मैना सैट इन द होलो कंफर्टेबली। और दोस्तों ये सिट की सेकंड फॉर्म है। सिट मतलब होता है बैठना और ये सेकंड फॉर्म है सैट, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। द मैना सैट इन द होलो कंफर्टेबली और जो मैना थी वो इस हॉलो में मतलब इस खोखले में, इस छेद में कंफर्टेबली मतलब कि आराम से बैठ गई। चलिए आगे देखिए। अ लिटिल वाइल लेटर मतलब, और लेटर मतलब बाद में, और अ लिटिल वाइल लेटर मतलब कि थोड़ी देर के बाद। इट स्टार्टेड रेनिंग। और दोस्तों रेन का मतलब बारिश, और रेन को एक वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप रेन को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो आपको सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ लिटिल वाइल लेटर मतलब कि थोड़ी देर के बाद। इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली मतलब थोड़ी देर के बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी। एंड हेल स्टोन्स स्टार्टेड फॉलिंग और हेल स्टोन होता है ओले, और जो ओले थे स्टार्टेड फॉलिंग वो गिरने लगे। द मैना वॉज सेफ इनसाइड द होलो और जो मैना थी वो सेफ थी, सुरक्षित थी, इनसाइड द होलो उस छेद के अंदर।
बट द क्रोज सफ़र्ड, लेकिन जो कौवे थे उनको नुकसान हुआ। सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान होना, किसी चीज़ को झेलना, उसे सफ़र कहा जाता है। बट द क्रोज सफ़र, लेकिन जो कौवे थे उन्हें नुकसान हुआ, उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। द हेल स्टोन्स केम डाउन लाइक स्मॉल रॉक्स, और दोस्तों रॉक का मतलब चट्टान और स्मॉल छोटी, तो क्या अर्थ हुआ? द हेल स्टोन्स केम डाउन, जो हेल स्टोन से जो ओले थे वो चट्टानों की तरह, छोटी चट्टानों की तरह, छोटे पत्थरों की तरह वो नीचे आए। मैनी क्रोज गॉट हर्ट एंड सम इवन डाइड, क्या अर्थ हुआ? मैनी क्रोज गॉट हर्ट, और हर्ट मतलब चोट लगना, जो कई कौवों को चोट लगी। एंड सम इवन डाइड, और कुछ जो थे उनकी मृत्यु भी हो गई। चलिए आगे देखिए। When the weather cleared, जब जो वेदर था, जो मौसम था वो साफ़ हुआ। द मैना केम आउट, जो मैना थी वो बाहर आई। ऑफ द होलो, उस छेद से बाहर आई। एंड फ्ल्यू होमवर्ड्स, और वो घर की तरफ उड़ गई। और होमवर्ड्स का मतलब घर की ओर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब मौसम था वो साफ़ हुआ तो जो मैना थी वो बाहर आई उस छेद से, और वो अपने घर की तरफ उड़ गई। शी सॉ, उसने देखा। दैट की मोस्ट ऑफ द क्रोज, मतलब जो अधिकतर, ज़्यादातर जो कौवे थे, वर लाइंग, वो पड़े हुए थे। अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। ग्रोनिंग, ग्रोनिंग का मतलब कराते हुए। एंड फ्लॉपिंग अराउंड, और अपने पंख फड़फड़ाते हुए पड़े हुए थे। वन ऑफ द क्रोज सेड टू द मैना, जो उनमें से जो कौवा था उसने मैना से कहा। हाउ हैव यू एस्केप्ड अनहर्ट, क्या उसने कहा, क्या कहा? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पूरी किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, वहाँ हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और यदि वो इंट्रोगेटिव हो तो हैज़ हैव को पहले यूज़ किया जाता है, और उसमें यदि इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना होगा तो उसको सबसे पहले मेंशन किया जाता है। तो उसने क्या कहा? वन ऑफ द क्रोज सेड टू द मैना, एक कौवे ने मैना से कहा। हाउ हैव यू एस्केप्ड अनहर्ट, और एस्केप मतलब बच निकलना, कि आप बिना चोट लगे कैसे बच निकले। गॉड हेल्प्ड, उसने क्या कहा कि गॉड हेल्प्ड, ईश्वर ने, भगवान ने मदद की। ही हेल्प्स हम्बल क्रिएचर्स, उसने क्या कहा? ही हेल्प्स हम्बल क्रिएचर्स, वो जो मासूम क्रिएचर्स होते हैं, मतलब जो मासूम या कह सकते हैं जो विनम्र, या कह सकते हैं जो छोटे क्रिएचर्स होते हैं, जानवर होते हैं। क्रिएचर मतलब प्राणी होते हैं। हम्बल जो कमज़ोर हैं उनकी वो मदद करता है। एंड लेट्स एरोगेंट वंस लाइक यू सफ़र, और जो एरोगेंट होते हैं, अहंकारी होते हैं, वंस लाइक यू, जो आपकी तरह जो अहंकारी होते हैं, सफ़र, उनको वो कष्ट करवाता है। द मैना सेट फ्लाइंग ऑफ, जो मैना थी वो कहते हुए उड़ गई। चलिए दोस्तों, अब जो इस कहानी का जो गिस्ट है, जो कंक्लूज़न है, निष्कर्ष है, वो भी एक बार देख लेते हैं। A needy creature deserves help and sympathy of others, क्या मतलब वो? दोस्तों नीडी एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, और क्रिएचर मतलब प्राणी। अ नीडी क्रिएचर मतलब एक ज़रूरतमंद प्राणी। डिज़र्व्स हेल्प, वो डिज़र्व करता है, मतलब कि वो एक मदद के लायक होता है। एंड सिंपैथी, और सिंपैथी का, सहानुभूति का, ऑफ अदर्स, दूसरों की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ नीडी क्रिएचर डिजर्व्स हेल्प एंड सिंपैथी ऑफ अदर्स, मतलब जो एक ज़रूरतमंद जो प्राणी होता है वो दूसरों की सहानुभूति और मदद के लायक होता है, उसके लिए वो डिज़र्व करता है। द साइज़ एंड द स्टेटस शुड नॉट मैटर, और जो साइज़ है और जो स्टेटस होता है किसी का, एक प्रतिष्ठा होती है, कह सकते हैं उसका ओहदा होता है, शुड नॉट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। द क्रोज डिड नॉट लेट द मैना टेक शेल्टर इन देयर ट्री, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द क्रोज डिड नॉट लेट द मैना टेक शेल्टर इन देयर ट्री, मतलब जो कौवे थे उन्होंने मैना को अपने पेड़ पर शरण नहीं लेने दी। शी फ्ल्यू टू द अदर ट्री, वो उड़कर दूसरे पेड़ पर चली गई। बट द सेल्फिश एंड एरोगेंट क्रोज सफर्ड, लेकिन जो ये स्वार्थी और अहंकारी जो कौवे थे, सफर्ड, उन्हें कष्ट उठाना पड़ा, उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। द मैना एस्केप्ड अनहर्ड, और जो मैना थी वो बच निकली। नेचर ऑलवेज टीचेस ग्रेट लेसन्स, जो नेचर है मतलब जो प्रकृति है, ऑलवेज टीचेस ग्रेट लेसन्स, वो हमेशा ही अच्छे सबक सिखाता है। चलिए, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कहानी
आपको सिर्फ अच्छी ही नहीं लगी और अच्छी ही नहीं लगी होगी, साथ में आपने कुछ यहाँ पर एक मॉरल, एक जो नैतिक शिक्षा है उसे भी आपने प्राप्त किया होगा, आप उसे समझ पाए होंगे। जैसा हमने इस कहानी के माध्यम से देखा कि जो कौवे थे जो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी थे और उन्होंने उस मैना के ऊपर दया नहीं की, उस पर रहम नहीं किया, और जो मैना को जब वो इतनी तेज़ बारिश होने वाली थी और उस मैना ने उनसे काफ़ी ज़्यादा विनती की, आप कृपया करके मुझे इस पेड़ पर रहने दो, लेकिन उन्होंने उसे भगा दिया कि ये हमारा पेड़ है। लेकिन आपने देखा कि जो कहानी के अंदर की आगे क्या हुआ कि जो ओले थे वो इतनी तेज़ गिरे कि कौवे संभल नहीं सके और उनमें से काफ़ी ज़्यादा को चोट लगी और उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई। लेकिन जो मैना थी तो वो एकदम सुरक्षित बच गई, क्योंकि वो एक खोखले जो स्थान था पेड़ का वो वहाँ पर जा के बैठ चुकी थी, जो सुरक्षित रही। और जैसा हमने इस कहानी का जो कंक्लूजन है गेस्ट है वो भी देखा कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमेशा एक अच्छा सबक सिखाता है, खासकर उन लोगों को जो एक तरह से सेल्फिश होते हैं या फिर अहंकारी होते हैं। जैसा ही हमने कहानी में देखा, ये जो कौवे थे जो अहंकारी थे और साथ में सेल्फिश भी थे, और जो नेचर है, प्रकृति है, उसने उनको सबक सिखाया। तो दोस्तों हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा ही दया का भाव रखना चाहिए और हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं आज की कहानी और आज की जो ये मॉरल स्टोरी है आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमेशा की तरह अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, आपको उनका प्रयोग करके वाक्य को बनाना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहला वर्ड है नीडी, NEEDY, नीडी। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज़रूरतमंद। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस शब्द का प्रयोग करना है। अब आप दूसरा भी नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है शेल्टर, SHELTER। दोस्तों शेल्टर का मतलब होता है शरण, आश्रय, शरण या आश्रय। तो आप एक और वाक्य बनाएं और जहां पर आप इस वर्ड का यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाएं और कमेंट बॉक्स में दोनों सेंटेंसेस को बताएं। तो दोस्तों यहां तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।